वेलकम बैक स्टूडेंट्स। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही चल रहा था हमारा। हमने पॉइंट टू पॉइंट काफ़ी सारे रूल्स पढ़ लिए हैं। लास्ट जो हमने वीडियो ड्रॉप किया था उसमें हमने पढ़ा थर्ड पर्सन के बारे में कि थर्ड पर्सन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ टेंस के अकॉर्डिंग ही चेंज होते हैं। और उसके साथ ही हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे जो इंडिकेट करते हैं नियरनेस और टाइम को, और उसको हम डिस्टेंस में कैसे चेंज कर देते हैं वो भी पूरा चार्ट बताया था मैंने। और उससे रिलेटेड मैंने सेंटेंस के एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको उसका क्लियर करके बताया था कि किस तरह से इन सेंटेंसेस में चेंज होते जाएंगे। अब आज हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो ले रहे हैं वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आप पहले भी हम एक्टिव पैसिव में भी पढ़ चुके हैं। टू टाइप्स के होते हैं, एक जो होते हैं एक्सेसरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं और दूसरे होते हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। अब एक्सेसरी वर्ब में कौन कौन से वर्ब्स आते हैं, सॉरी, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, कैन, मे, ये सारे जितने भी होते हैं हेल्पिंग वर्ब वो सारे एक्सेसरी वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, तो आज हम उसके पहले बेसिक रूल्स पढ़ लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते टाइम हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। देखिए, अब तक जो हमने सेंटेंस पढ़े थे उनमें ये देखा था कि हमने कंजक्शन दैट का यूज किया था। अब हम कंजक्शन दैट का यूज नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे पास टू टाइप्स के हैं, एक जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, तो जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं उनमें हम कंजक्शन इफ लगाएंगे, और जो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं उनमें कंजक्शन लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो WH वर्ड जो है वो अपने आप में कनेक्टिव वर्ड या फिर कंजक्शन वर्ड माने जाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहला जो पॉइंट ले रहे हैं वो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस। क्वेश्चंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्लियर? अब हम इसके रूल्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, said to, change in, asked या फिर inquired of। ठीक है, इंक्वायर्ड ऑफ थोड़ा टिपिकल पड़ता है, इजी हमारे लिए आस्क्ड ही पड़ता है तो हम आस्क्ड ही यूज करेंगे। सेकंड पॉइंट, से टू, चेंज इन, आस्क। ठीक है, थर्ड, we don't use conjunction that। कंजक्शन दैट को हम यूज नहीं करते हैं। नंबर 4, when we change interrogative sentence in indirect sentence then we change it
in a simple sentence. Remove question mark and use full stop. अब मैं थोड़ा सा इसको आपको बता देती हूँ कि कैसे क्या है। जब हम अब तक हम जो नॉर्मल सेंटेंसेस चेंज कर रहे थे उसमें हमने देखा था कि से को टेल में, सेज को टेल्स में और सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करे थे। अब यहाँ पर सेड टू चेंज हो रहा है आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में। तो हम हमारे लिए इजी क्या पड़ता है? आस्क, तो हम आस्क को ही यूज करेंगे, राइट। से टू को चेंज करते हैं आस्क में। अब तक से टू किस में चेंज हो रहा था? टेल में। अब क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हम इसको चेंज करेंगे आस्क में। वी डोंट यूज कंजक्शन दैट, हम कंजक्शन दैट को यूज नहीं करेंगे, यानी कि हमारे पास अब कोई दूसरा कंजक्शन आने वाला है। When we change interrogative sentence in direct sentence, we change it in a simple sentence. अब इस लाइन का मतलब क्या है कि जब हम इनडायरेक्ट सेंटेंस को डायरेक्ट के इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो जब हमारे पास डायरेक्ट का सेंटेंस होगा तो वो क्वेश्चन वाला है, पीछे क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। तो जब हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तब हम उसको सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जैसे नॉर्मली सब्जेक्ट के बाद आता है वैसे ही चला जाएगा और फुल क्वेश्चन मार्क हटके फुल स्टॉप लग जाएगा। मैंने लिखा है यहाँ पर रिमूव क्वेश्चन मार्क एंड यूज फुल स्टॉप, राइट। अब हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। तब यहाँ पर से इसके टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक जो मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब या एक्सेसरी वर्ब वाला, जिसका आंसर यस या नो में होता है, और एक होता है WH वर्ड वाला। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो हम हमारा पढ़ेंगे, फर्स्ट जो है वो हमारा है यस और नो वाला। आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब इसमें भी हमारा रूल नंबर 1 है कि ये एक्सेसरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अब इसमें एक्सेसरी वर्ब में क्या आता है? इज, एम, आर, वॉज, were, has, have, had, do, does, did और shall, will, can, may, ये सारे टाइप के जो आते हैं वो इन सब के अंदर इंक्लूड होते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे रूल 2 की, कि इसमें क्या होगा कि इसमें जैसा कि हमने कहा था कि कंजक्शन दैट का हम यूज नहीं करेंगे, यहां पर हम यूज करेंगे कंजक्शन इफ या फिर वेदर। इफ या फिर वेदर का यूज होगा। अब हम इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, हरी said to me
कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आर यू रीडिंग अ बुक? इसका आंसर क्या होगा? अब तक हम क्या लिखते आए थे? हरी टोल्ड मी। अब हम क्या लिखेंगे? हरी आस्क्ड मी। आस्क्ड मी, कंजक्शन दैट की जगह क्या लगाना है? इफ। इफ। अब हमने एक लास्ट लाइन जो हमारे रूल्स की पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम उसको सिंपल सेंटेंस बना देते हैं, राइट? तो अब हम इसका जो सिंपल सेंटेंस होगा वो क्या बनाएंगे? अब यहां पर हमारे पास पर्सन भी है, एक पर्सन यू है। जब सेकंड पर्सन होता है तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो क्या होगा? इफ आई वॉज, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है तो वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हो जाएगा। आई वॉज रीडिंग अ बुक। हम 2-3 एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। राम said to Hari, comma, inverted comma, will you go to school today? क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। अब हम इसमें भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या लगा देना है? राम आस्क्ड हरी और इफ, इतना तो हमें लिख ही देना है। अब फिर से वही बात, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यू किस में चेंज होगा? हरी के लिए। तो हरी का यहां पर क्या यूज होगा? ही वुड गो टू स्कूल। अब टुडे, टुडे किस में चेंज होगा? दैट डे में। दैट डे, ये हमारा बन गया सिंपल सेंटेंस और हमने क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप लगा दिया। एक दो सेंटेंस हम और देख लेते हैं। ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल है। I said to him, comma, inverted comma, can you tell me what the time is? क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। अब हम इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे? क्या लिख लेना है हमें पहले? आई आस्क्ड हिम इफ, इतना तो लिख ही लेना है। अब पर्सन कौन सा है? सेकंड, तो चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो फिर से ही बन जाएगा। कैन किस में चेंज होगा? कुड में। ही कुड टेल। अब यहां पर आया है फर्स्ट पर्सन, तो यहां पर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? आई के अकॉर्डिंग। तो यहां पर आई ही है। अगर यहां पे कोई दूसरा प्रोनाउन होता तो हम उसके अकॉर्डिंग चेंज करते, लेकिन आई ही है तो हम उसको मी ही यूज करेंगे। टेल मी व्हाट द टाइम वॉज। इसकी जगह क्या हो जाएगा? वॉज। और ये हमारा सिंपल सेंटेंस खत्म। अब आप देख रहे हैं कंटिन्यूटी में हमने पहले बेसिक रूल्स पढ़े थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, फिर हमने टेंस के अकॉर्डिंग पढ़े, फिर आ गए हम पर्सन और प्रोनाउन पे, वो हमने देखे। फिर हमने पर्सन, बेसिक, टेंस,
पर्सन प्रोनाउंस के साथ साथ फिर हम आ गए टाइम और नियरनेस वाले वर्ड्स के साथ, और अब हम चल रहे हैं इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ। तो यहाँ पर आपको सारी कंडीशंस दिखाई दे रही हैं। बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो सारे रूल्स को हम साथ लेते हुए धीरे धीरे आगे चल रहे हैं। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई बहुत हार्डशिप नहीं है रूल्स के साथ में, रूल्स वही है, बस आप स्टेप बाय स्टेप एक एक रूल और ऐड करते जा रहे हैं। तो इनकी प्रैक्टिस करें, इनको ध्यान से रीड करें तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। थैंक यू। विद्यार्थियों, जैसा कि कल हमने वाक्य विचार और वाक्य शुद्धि के बारे में अध्ययन किया था, और उसी प्रकरण से मिलता जुलता समास और संधि इन दोनों से अलग अलग हैं। अब समास में क्या होता है और संधि में क्या होता है, दोनों हम समझने का प्रयास करेंगे। और समास जो कि हमने जो प्रकरण था वो हमने पढ़ लिया है। समास के कितने भेद हैं, समास की परिभाषा क्या होती है, उन सब के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम संधि प्रकरण, विशेषकर ये 9th क्लास में हमारा दिया हो गया प्रकरण है संधि, और 8th क्लास में भी संधि है और 10th क्लास में जो नहीं है, लेकिन फिर भी 10th क्लास में आगे वाली कक्षाओं में कहीं न कहीं विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी संधि प्रकरण बहुत अत्यावश्यक रहता है। अब हम संधि क्या है उसके बारे में अध्ययन करें। तो संधि प्रकरण में हम देखें कि संधि में क्या होता है, समास में क्या होता है। देखो, समास की बात की थी, समास की बात की थी, समास और संधि है ना। समास में दो या दो से अधिक है ना, दो या दो से है ना। अब दो शब्दों का यहाँ पर मेल होता है जहाँ समास होता है। संधि में क्या होता है कि यहाँ समास के साथ विग्रह किया जाता है। ध्यान रखना है कि समास में हमेशा विग्रह किया जाता है। जैसे रसोई कर, तो रसोई, रसोई घर, तो यहाँ पर हमें दोनों के टुकड़े है ना, रसोई मूल शब्द हैं, घर, और यहाँ पर हम इनका विग्रह करेंगे, उनका टुकड़े करेंगे, तो यहाँ हमें विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करना है। तो रसोई के लिए घर हो जाएगा। अब संधि में क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है। विकार उत्पन्न, विकार का अर्थ परिवर्तन होना, और दूसरा इसमें शब्द नहीं आते, इसमें वर्ण आते हैं। क्या आते हैं, वर्ण, वर्णों का मेल होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, प्रकरण में पूरा यही ध्यान रखना है, संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है। जब संधि में विकार उत्पन्न होगा तो समास में क्या होगा, विग्रह होगा। इन सब से पूरी जानकारी होगी तो ही आगे हम बढ़ पाएंगे। तो संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं, और समास किसे कहते हैं, दो शब्दों के परस्पर मेल या संयोग को समास कहते हैं। समास में विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है और विग्रह किया जाता है, जबकि समास संधि में क्या होता है, दो वर्णों का मेल होता है और उसमें विकार उत्पन्न होता है, विकार अर्थात परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ हम शब्द देख लें, विद्यालय। अब यहाँ इसी विद्यालय को अगर समास की दृष्टि से देखें, है ना, तो समास की दृष्टि से देखें तो विद्या के लिए आलय, विभक्ति चिन्ह का के लिए, संप्रदान के लिए अपना संप्रदान तत्पुरुष समास में आएगा। और इधर विद्यालय देखें तो विद्या धन आलय, तो विद्या का आ और आलय का आ, विद्या धन आलय, तो विद्यालय शब्द बना। तो यहाँ पर आ और आ दोनों का संयोग होने से एक विकार उत्पन्न होके धा शब्द बना, विद्यालय शब्द बना है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के शब्दों के बारे में संधि प्रकरण में अपन विभिन्न प्रकार की कौन कौन सी संधियां हैं, संधि के मुख्य प्रकार कितने होते हैं। तो संधि के मुख्य प्रकारों की बात करें अपन तो यहाँ संधि के मुख्य प्रकारों में अपन
प्रथम अध्ययन करें तो संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार है ना। पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरा भाग होता है इसका विसर्ग संधि। अब स्वर में क्या होता है, स्वरों से स्वरों का मेल, स्वर का स्वर से मेल, ठीक है। व्यंजन में क्या होता है, व्यंजन का स्वर से मेल या व्यंजन का व्यंजन से मेल भी होता है, ठीक है। व्यंजन का स्वर से मेल, जैसे जगत दन्नाथ, देखो, और व्यंजन त और यहाँ नाथ, तो जगत दन्नाथ जगन्नाथ त पंचम वर्ण में बदलना, ये अपना व्यंजन संधि में आएगा। विसर्ग में क्या होता है, विसर्ग का जैसे मनः दन बल, मनोबल है ना, जैसे मनः दन बल शब्द का प्रयोग किया तो ये मनोबल शब्द बना। तो इस प्रकार यहाँ विसर्ग का होता है, कहीं विसर्ग का लोप होता है तो कहीं विसर्ग का प्रयोग होता है। वहाँ पर हमें कुछ संधि ऐसी है जैसे अतएव, अतएव में विसर्ग नहीं होता, सीधा अतः तनएव, अतएव विसर्ग का लोप भी होता है। तो कहीं हमें इनका ध्यान रखना है। संधि के प्रकार मूल रूप से कितने हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, 3 भाग हो गए। अब स्वर संधि के भागों के बारे में अध्ययन करें तो स्वर संधि के पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और 5वां अयादि संधि। तो आज स्वर संधि के प्रमुख प्रकारों से बढ़ते हुए अपन व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पर अपन बढ़ेंगे। तो स्वर संधि क्या है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है योग अथवा मेल, है ना। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है योग अथवा मेल, और योग और मेल समास में भी होता है। तो संधि में भी क्या होगा, योग अथवा मेल होगा, लेकिन समास में शब्दों का मेल होगा, लेकिन संधि में क्या होगा, वर्णों का मेल होगा, 2 ध्वनियों का मेल होता है। 2 ध्वनियों या 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। यहाँ 2 ध्वनियों का मेल होता है, अंतिम ध्वनि और प्रथम ध्वनि, है ना। टुकड़े करते हैं तो अंतिम ध्वनि और प्रथम ध्वनि 2 का मेल होता है, उसे संधि कहते हैं। जब 2 वर्ण पास पास आते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है। विकार उत्पन्न होने से जो परिवर्तन होता है, अर्थात वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, यह विकार युक्त मेल ही, जो विकार युक्त मेल होता है वही संधि कहलाता है। अब संधि विच्छेद, संधि विच्छेद क्या है, शब्दों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को ही शब्दों का मेल होता है, जिससे ध्वनिक परिवर्तन होता है। जैसे पुस्तक धन आलय पुस्तकालय, 2 वर्ण पुस्तक क और आलय, यहाँ पे अ और आ का पुस्तकालय बना। इस प्रकार जैसे पुस्तक क में अ मिला हुआ है, क हलंत नहीं है, क हलंत धन अ, तो यहाँ पर क्या बना, पुस्तक धन आलय पुस्तकालय बना। तो यहाँ पर 2 शब्दों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। और परिणाम स्वरूप उच्चारण एवं लेखन दोनों ही स्तरों पर अपने मूल रूप से भिन्नता आ जाती है, अतः उन शब्दों को पुनः मूल रूप में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। अब कुछ शब्द हैं, देखें 2 शब्द हैं, कौन कौन से, रमा शब्द हैं और इस शब्द हैं। यहाँ वर्ण रमा का आ और वर्ण ई का इस, ठीक है, इसका ई और ध्वनि आ और ई, तो हमारा ये गुण संधि आएगी। और जब हमारा नियम है कि अ आ के बाद ई आए तो ए, उ आए तो आई, इस प्रकार ये जो गुण संधि ए ओ अर वाला है ना, वहाँ पर गुण संधि। इस प्रकार रमेश शब्द बना, यहाँ आ धन ई 2 वर्णों का मेल से विकार उत्पन्न हुआ और ए ध्वनि में उत्पन्न हुई, ए ध्वनि ही से ही हमारा संधि का जन्म हुआ। इस प्रकार संधि के
प्रथम स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तीनों के बारे में बता दिया। स्वर संधि क्या है? दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार। स्वर संधि में स्वरों का ही मेल होता है, व्यंजनों का प्रयोग नहीं होता है, विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, ये मूल रूप से ध्यान रखना है। स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि में पहली संधि आती है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? इस संधि में दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जब दो समान स्वर मिलकर के, जैसे अ आ के बाद अ आए, ई के बाद ई आए, उ के बाद उ आए, तो ये दीर्घारूप हो जाते हैं। जैसे यदि अ आ ई उ के बाद वे ही, वे ही लघु या दीर्घ स्वर आए, या तो अ के बाद अ आए, आ के बाद आ आए, ई के बाद ई आए, छोटी बड़ी जो भी है ना, इस प्रकार दीर्घ हो जाए, दोनों मिलकर क्रमशः आ में, दीर्घ में, ई बड़ी ई में और उ बड़े उ में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे भोजन का अ और आलय का आ, अ और आ दोनों मिलने से भोजनालय शब्द बना, तो आ में परिवर्तन होना, तो ये संधि युक्त शब्द क्या बना? भोजनालय बना। महाधन आत्मा, महात्मा बना। आधन आ से आ बना। कविधन इंद्र, कविंद्र या कविंद्र, ई और ई से बड़ी ई बना। हरिधन ईस, हरीश, छोटी ई और बड़ी ई से हरीश बना। रजनीधन ईस, रजनीधन इस, रजनी शब्द बना। बड़ी ई रजनी और इसका बड़ी ई से रजनी शब्द बना। लघुतम उत्तम से लघुतम शब्द बना। छोटा ऊ और छोटा ऊ उत्तम का, उससे बड़ा ऊ में परिवर्तन हुआ, जिसे लघुतम शब्द बना। भूधन उधर्व, जिसमें बड़ा ऊ भू का और उधर्व का ऊ से भूधर्व बना। इस प्रकार, और भूधर्व का अर्थ होता है जमीन का ऊंचा उठा हुआ भाग, जिसे भूधर्व कहते हैं। तो इस प्रकार ये संधि प्रकरण में अपन ने संधि के कुल क्या परिभाषा है, संधि और समास में क्या क्या अलग अलग उसमें क्या है, संधि और समास में विभिन्नता क्या है, उसके बारे में अध्ययन किया। और मूल रूप से दीर्घ संधि के बारे में आज हो गया। कल हम गुण संधि और आगे वृद्धि संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। क्वेश्चंस चल रहे हैं हमारे 1.6 के ही, काफ़ी सारे क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ज़्यादा ही टाइम लग रहा है। बस जल्दी ये लेसन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? आपको गिवन है इफ़ x इज इक्वल टू, आपको एक सिचुएशन दे रखी है कि अगर तो x इज इक्वल टू √2 - 1 अपॉन √2 + 1 है, एंड y इज इक्वल टू √2 + 1 अपॉन √2 - 1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + y²। अगर ऐसा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + y²। ओके, नाउ करते हैं, हमको वैल्यू किसका चाहिए? x² + y²। उसके लिए सबसे पहले x² होना चाहिए और y² होना चाहिए। फर्स्टली हम फाइंड करते हैं x² इज इक्वल टू, जब भी आप सॉल्यूशन लिखते हो, यहाँ तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया, इसलिए इफ़ यू आर डूइंग द सॉल्यूशन, फर्स्टली आप लिखेंगे क्या चीज़ गिवन है, तो गिवन है वो सारी वैल्यूज लिख लो। गिवन x इज इक्वल टू √2 - 1 अपॉन √2 + 1, y इज इक्वल टू √2 + 1 अपॉन √2 - 1, देन यहाँ के बाद x² + y²। x² इज इक्वल टू, तो इस पूरे x का अपने को स्क्वायर करना रहेगा, तो ईच टर्म का पूरे का स्क्वायर होगा √2 - 1 अपॉन √2 + 1 का होल स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बनेगा? x² इज इक्वल टू ऊपर वाले का भी स्क्वायर, नीचे वाले का भी स्क्वायर, तो √2 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन √2 + 1 का होल स्क्वायर। ओके, नाउ वैल्यू पूरा चाहिएगा हमको, तो एक्सपेंशन तो करना ही पड़ेगा। तो √2 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन √2 + 1 का होल स्क्वायर, x² का वैल्यू, तो ये चीज़ करनी रहेगी हमको। ओके, x² इज इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर से ओपन करेंगे इसको, तो
इसमें एक और चीज़ की जा सकती है, प्लस चाहिए ना, ठीक है ये करो एक बार, √2 - 1 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर अपॉन √2 + 1 का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2√2 + 1 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं इसको, x² इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर क्या बनेगा 2 माइनस 2√2 + 1 अपॉन √2 का स्क्वायर 2 + 2√2 + 1, 2 + 1 इज 3 माइनस 2√2 अपॉन यहाँ क्या बनेगा 2 + 1 इज 3 + 2√2। क्लियर? वैल्यू लाना है हमको x² + y² का, तो ये तो आगे हमारे पास x² का वैल्यू, चाहे तो इसको हम और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ कैसे करेंगे, या तो हम इसको रैशनलाइज कर दें और एक एग्जैक्ट आंसर ले आए 2, 3, 4 जैसा हमारा होता है, तो डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कर दो ताकि आगे का कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाएगा बाय रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो क्या होगा 3 - 2√2 अपॉन 3 + √2 2√2 मल्टीप्लाई विथ डिनोमिनेटर का ही होगा, बस साइन डिफरेंट आता है, दोनों के बीच में प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, 3 - 2√2 अपॉन 3 - 2√2 मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, अंश इंटू अंश और हर इंटू हर। नाउ यहाँ देखो सिमिलर टर्म्स है, वेन एवर वी डू x इंटू एक्स तो क्या होता है वो x का स्क्वायर, 3 - √2 इंटू 3 - 2√2 क्या बनेगा 3 - 2√2 का होल स्क्वायर अपॉन 3 + 2√2 3 - 2√2, तो ये क्या हो जाएगा a + b इंटू a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b इज 2√2 एंड a इज 3। अब देखो a - b का होल स्क्वायर से एक्सपांड हो रहा है ये, तो बनेगा ये 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a है आपका 3, b है इसके अंदर 2√2 प्लस b स्क्वायर, b क्या है आपका 2√2 उसका स्क्वायर बन जाएगा अपॉन 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4 इंटू √2 का स्क्वायर इज 2। ओके, नाउ यहाँ क्या बनेगा 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12 √2 प्लस 2√2 अपॉन, सॉरी यहाँ पर 2√2 का स्क्वायर है यहाँ पर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर इज 4, 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2, तो 4 इंटू 2 8 और अपॉन में 9 माइनस 8। इस चीज़ को यहाँ आगे देख लीजिए आप, इसका जो नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ लिख रही हूँ 9 माइनस 12√2 प्लस 4 इंटू 2 अपॉन 9 माइनस 8, यही चीज़ वापस रिपीट करके लिखी है मैंने। अब इसको देख लीजिए 9 माइनस 12√2 प्लस 4 2 8 अपॉन 9 माइनस 8 कितना होता है 1, 9 प्लस 8 17 माइनस 12√2 अपॉन का 1 चाहे तो लिखो या फिर मत लिखो, तो आपके पास उसका वैल्यू क्या है x² का 17 माइनस 2√2। इसी तरीके से y² का वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे, तो जो भी y का वैल्यू गिवन है उसका स्क्वायर करना है और इस तरीके से आंसर लाना है बाय रैशनलाइजेशन, देन दोनों को ऐड करना, देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर। ठीक है, उसको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, बाकी का जो सॉल्यूशन है वो आपको करना रहेगा। जैसे x² कर चुकी हूँ मैं, हमको लाना है x² प्लस y², तो y क्या गिवन था हमारे पास y इज इक्वल टू, इसके बाद लिखना y इज इक्वल टू, सिंस y इज इक्वल टू है आपका √2 + 1 अपॉन √2 माइनस 1। ठीक है, इसको भी यही करना है बाय रैशनलाइजेशन, परिमेयकरण द्वारा। तो हो जाएगा y, पहले ही परिमेयकरण, यहाँ ये एक ऑप्शन ये भी है, फर्स्ट जो चीज़ हम कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे
पहले हमने स्क्वायर किया देन उसका रैशनलाइजेशन किया, तो हमको वैल्यू वैसे वाई स्क्वायर की चाहिए, तो आप चाहे तो वाई को पहले पूरा सॉल्व कर लो फिर उसका स्क्वायर करो तो भी यू विल गेट फाइनल। जैसे फर्स्ट मेथड को हमने वैसे किया तो इसको मैं दूसरे मेथड से बता रही हूँ, आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। बाय रैशनलाइजेशन, तो पहले ही अगर रैशनलाइज कर देते तो क्या बनेगा ये √2 - 1, तो बाय रैशनलाइजेशन √2 + 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब क्या बनेगा, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, तो यहाँ क्या होगा √2 + 1 इंटू √2 + 1, तो क्या बनेगा ये √2 + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि x इंटू x का स्क्वायर होता है, y इज इक्वल टू, यहाँ पर भी x स्क्वायर इज इक्वल टू है, ये वैल्यू जो चल रहा है x स्क्वायर के इक्वल में, इज इक्वल टू अपॉन में क्या आएगा a - b इंटू a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a है हमारा √2, b है हमारा 1, तो क्या बनेगा यहाँ पर √2 + 1 का होल स्क्वायर, तो a + b के होल स्क्वायर से ओपन होगा तो ये √2 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2√2 इंटू 1, b जो है वो 1 है, a जो है √2 है और 2 है फॉर्मूला का 2ab, b की जगह 1 आएगा, 1 चाहे तो लिखो या फिर मत लिखो, अगर लिखना भी हो तो लिख लो कोई बात नहीं, 1 + 1 का स्क्वायर विच इज़ अगेन 1 ही मिलता है, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे क्या आएगा √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2√2 प्लस 1 अपॉन 2 - 1 1, फिर क्या आएगा 2 + √2, 2 + 1 3 प्लस 2√2 अपॉन में 1 है तो 1 है ही, ठीक है। ये जो वैल्यू बना है हमारे पास, ये वैल्यू आई है आपके पास y की। नाउ व्हाट डू यू वांट, y का स्क्वायर ऑन टेकिंग स्क्वायर, तो यहाँ पर ऑन टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों में से जो फॉर्मूला अच्छा लगे आप वो ले सकते हो, जो मेथड अच्छा लगे। पहले स्क्वायर निकालना है तो पहले निकाल दो, बाद में रैशनलाइजेशन, नहीं तो पहले रैशनलाइज कर लो फिर सॉल्व करके एक फाइनल आंसर आ जाए फिर उसको स्क्वायर करो तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। आई थिंक सेकंड ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए, तो सेकंड मेथड आई थिंक ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको। 3 + 2√2, दोनों में से कोई भी मेथड ट्राई कर सकते हो, आंसर दोनों में सेम ही आएगा। y स्क्वायर, तो 3 + 2√2 का स्क्वायर, तो a + b के होल स्क्वायर से ओपन होगा, 3 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, 12√2 प्लस 2√2 का स्क्वायर अगेन 4 इंटू 2 8, डायरेक्टली लिख रही हूँ मैं, 9 + 8 17, 17 प्लस 2√2 12√2, तो y स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास आया है 17 प्लस 12√2, और हमको क्या करना था इस पूरे क्वेश्चन में, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। तो x स्क्वायर का वैल्यू इज दिस, y स्क्वायर का वैल्यू ये है, तो ये इक्वेशन 2 दे दिया मैंने। अब क्या करेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, या फिर यहाँ लिखा है मैंने इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, LHS LHS ऐड हो जाएंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू RHS RHS ऐड हो जाएंगे, तो 17 माइनस 2√2 प्लस 17 प्लस 12√2, वो 2√2 है, सॉरी 12√2 है, वो भी 12√2 और दिस इज ऑल्सो 12√2, वहाँ माइनस का 12√2 है, तो जब इसको सम करेंगे तो देखो माइनस का 12√2, यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नीचे इसके लिखा है 17 माइनस 12√2 प्लस 17 प्लस 12√2, यहाँ पर माइनस का 12√2, ये प्लस का 12√2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 17 प्लस 17 34, किसका वैल्यू आया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि हमको फाइंड करना था। तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास आ गया है 34। सिमिलरली नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है उनमें भी जैसे ए और बी के वैल्यूज़ दे रखे हैं और इन टर्म ऑफ
इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करो, ए क्यू प्लस बी क्यू फाइंड करो, तो आपका काम क्या रहेगा, जो भी फाइंड करना है वो चीज़ें इंडिविजुअल निकाल। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर चाहिए था, फर्स्टली एक्स को सिंप्लीफाई कर दिया जितना कर सकते थे, देन उसका स्क्वायर कर लिया, वी गेट दिस वैल्यू। फिर वाई का वैल्यू आ गया, वाई स्क्वायर का ले आए, फिर दोनों को सम करके वी गेट द फाइनल आंसर। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं, प्रैक्टिस करना है, उसके अलावा होमवर्क भी साथ साथ में करते जाना है, और इसके साथ ही जो आपका सब्सक्राइब का बटन है वो भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास 9th यूनिट ऑफ लाइफ का 25 पार्ट कंटिन्यू करूँगी मैं। लास्ट क्लास में हमने एंडोस्मोसिस में से और एक्सोस्मोसिस जो पढ़ा था, उसके बाद में मैंने प्लाज्मोलाइसिस लिया था। प्लाज्मोलाइसिस में कैसे किस तरह से एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर किसी सेल को पुट करते हैं तो सारा वाटर बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से उसका प्रोटोप्लाज्म एक श्रिंक होकर एक बॉल का फॉर्मेशन कर देता है, वैक्यूल जो होती है वो छोटी बन जाती है, और प्लाज्मोलाइसिस यानी प्लाज्मा का किस तरह से लाइसिस होकर ऐसे वो प्रोसेस हो जाता है, और वो बॉल जो होती है या वो जो सेल होती है वो श्रिंक हो जाती है। उस चीज़ के बाद हम लेंगे एक एक्टिविटी थी, डेमोन्स्ट्रेशन था यहाँ पे, कि अगर आपको एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस को और डिटेल में समझना हो तो क्या कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट है 2 इक्वल साइज ड्रॉ एग्स, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर, बीकर, कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन एंड पेट्री डिश। ये चीज़ें लेकर आप कुछ एक्टिविटी या कुछ प्रोसेस को आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। यहाँ पे दे रखा है प्रोसीजर, किस तरह से प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे आपको समझ में आएगा। रिमूव द शेल ऑफ एग्स बाय डिसॉल्विंग देम इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किसी एग के शेल को रिमूव करना है, तो कैसे रिमूव करोगे, आप उसको डाइल्यूट HCl में पुट कर दो ताकि वो उसका एग का जो शेल है वो डिज़ोल्व हो जाए। द शेल्स मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गेट डिज़ोल्व, क्योंकि उसके शेल किसके बने होते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के, जो कि क्या होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में इजीली घुल जाते हैं, तो वो उसका जो शेल है आउटर कवर है वो क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। वॉश द 2 एग्स विथ वाटर, दोनों एग को वाटर से धो लो। ईच एग हैज़ अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अराउंड इट, हर एग के जो चारों तरफ जो हार्ड आउटर कवर होता है वो कैसा होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अराउंड इट मतलब ये कि जो हमने एग्स लिया था पहले उसकी शेल को, CaCO3 का जो शेल बना हुआ था उसको रिमूव आउट कर दिया। किससे रिमूव आउट किया, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से किया। अब उन एग्स को हमने क्या किया, ईच एग हैज़ उनको पहले पानी से धो लिया, वॉश किया। वॉश करने के बाद हमको ये पता है कि हर एग के ऊपर क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब ये जो हमने लिया है ना एग, उसके ऊपर का जो वो हार्ड आउटर कवर होता है, जो ऐसे रफ सरफेस वाला होता है, हार्ड होता है, हम उसको तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, फिर एग निकलता है। तो हमें क्या करना है कि उस कवरिंग को तो हटा देना है, क्योंकि कवरिंग के आर पार कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल आर पर पास थ्रू नहीं हो पाते हैं। तो पहले उसके शेल को रिमूव किया, शेल को रिमूव करने के बाद उसको वॉश किया, और वॉश शेल को रिमूव कैसे करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो उससे क्या होगा कि वो जो होगा वो डिज़ोल्व होगा, डिज़ोल्व होने के बाद उसके जो मेम्ब्रेन होगी वो उसकी काम करती रहेगी अराउंड इट। इस तरह से शेल हटाए हुए एग को हम क्या करेंगे, 1 एग इन वाटर एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट। वाटर में डिप कर देंगे उसको और ऑब्जर्वेशन के लिए छोड़ देंगे। आफ्टर 5 मिनट्स के बाद उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे तो क्या होता है, एग स्वेल्स बिकॉज वाटर एंटर द एग बाय ऑस्मोसिस, द फिनोमिनन इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस। यानी कि ये कि थोड़े टाइम के बाद जब आप ऑब्जर्वेशन के लिए जाओगे 5 मिनट्स के बाद, तो आपको लगेगा कि एग की जो साइज़ थी वो फूल गई, यानी वो बड़ा हो गया साइज़ में। क्यों बड़ा हुआ, क्योंकि उसके अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की वजह से यहाँ का वाटर अंदर आ गया, जिसकी वजह से इसकी साइज़ जो थी वो थोड़ी सी बड़ी हो गई। और ये क्या हुआ, क्योंकि ये मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी, वाटर अंदर एंटर हुआ, तो इस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस। नेक्स्ट है, दूसरी सिचुएशन में क्या करना है, प्लेस अदर डी-शेल्ड एग इन अ कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट। उसी डी-शेल्ड एग मतलब उसी एग जिसकी शेल को हमने डिज़ोल्व करवा दिया है बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसकी हेल्प से हमने उसकी शेल को डिज़ोल्व कर दिया है, उसी डी शेल्ड यानी उसी बिना शेल वाले एग को लेकर हम कहाँ रखेंगे, इस बार पानी में नहीं रखना है, इस बार हमको उसको रखना है सॉल्ट सॉल्यूशन में।
एंड अगेन ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट। वापस ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा, ये कंडीशन होगी जिसमें लिखा है यहाँ एक्सोस्मोसिस। आई थिंक आप समझ गए होंगे एडवांस में। ऑब्जर्वेशन बोल रहा है ये द एग श्रिंक, इस तरह का एग थोड़ा सा साइज में छोटा हो जाएगा। वाटर पासेज आउट ऑफ द एग सॉल्यूशन into the salt solution because the salt solution is more concentrated, the phenomenon is called exosmosis। क्योंकि salt की concentration high थी, इसके अंदर की concentration कम थी, low थी, यहाँ अंदर पानी था, यहाँ बाहर salt solution था, तो इसका जो पानी था वो salt solution की तरफ आ गया, यानी लोअर टू हायर की तरफ इसने मूवमेंट किया, जिसकी वजह से इसका पानी बाहर निकल गया और इस सेल की साइज़ जो थी वो छोटी हो गई। इस तरह से एग क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे एंडोस्मोसिस और इस प्रोसेस को बोलेंगे एक्सोस्मोसिस। कुछ नहीं, आपको दिमाग में ये चीज़ फिट रखनी है कि एंडोस्मोसिस में जब भी एंडो का मीनिंग अंदर, तो पानी अंदर जाएगा, लिक्विड अंदर जाएगा, जिसकी वजह से सेल की साइज़ बढ़ जाएगी। तो फुली हुई सेल की साइज़ आपको किस में शो करनी है, एंडो में, और श्रिंक सेल की साइज़ आपको किस में शो करनी है, तो एक्सोस्मोसिस, जिसमें पानी बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पे, डू यू नो में क्या दे रखा है, हार्ड और सेलाइन वाटर कैन नॉट क्वेंच अवर थ्रस्ट। क्वेंच का मीनिंग है सेटिस्फाइंग, यानी कि अगर आप हार्ड पानी पीते हो, कहीं जाते हो ना, तो आप बोलते हो कि यहाँ का पानी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी तो प्यास ही नहीं बुझ रही है। बहुत नॉर्मल वर्ड है, बहुत नॉर्मली लाइन ये आपने सुनी होगी, आपने फील भी किया होगा कि जहाँ का पानी थोड़ा सा हार्ड या थोड़ा सा सेलाइन यानी सॉल्टी वाटर होता है, थोड़ा सा खारा होता है, जिनमें मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, ऐसे पानी को अगर आप पीते भी हो तो हमारी जो थ्रस्ट है वो क्वेंच यानी सेटिस्फाइंग हम नहीं हो पाते, कि हमें प्यास नहीं लग रही। इट्स हाइपरटोनिक नेचर, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसका नेचर कैसा होता है उस वाटर का, हाइपरटोनिक। इट कॉजेज एक्सोस्मोसिस ऑफ द सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड कॉजेज मोर डिहाइड्रेशन। हमारे एलिमेंट्री कैनाल और वो जो पानी हमने पिया, उन दोनों की जो कंसंट्रेशन होती है वो हाइपरटोनिक यानी अलग अलग हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपरटोनिक नेचर की वजह से हमारे अंदर डिहाइड्रेशन सा फील होता है, यानी पानी की कमी हो जाती है। इफ़ यू सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ, इफ़ वी स्प्रिंकल सॉल्ट और स्लाइस्ड कुकुम्बर, tomato onion salad, water oozes out copiously from its surface, it results from exosmosis from the cells under the hypertonic effect of the salt। मतलब ये कि जब आपने किसी स्लाइस्ड कुकुम्बर ले लो, सैलेड ले लो, ऑनियन ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, टोमेटो ले लो, आपने देखा होगा जब भी आप इनके ऊपर नमक लगा के खाते हो, सॉल्ट का स्प्रे करते हो या स्प्रिंकल करते हो, नमक को छिड़कते हो, जैसे ही आप उसके ऊपर नमक को डालोगे आपको लगेगा कि और ज़्यादा पानी छूटा। तो वो जो पानी था वो सॉल्ट का तो रहता ही है, एज वेल एज जैसे ही आप सॉल्ट उसके ऊपर डालोगे तो जो टोमेटो है, जो कुकुम्बर है, जो ऑनियन है, वो क्या करेगी, बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, उन कुकुम्बर की सेल के अंदर कंसंट्रेशन लो हो जाएगी। तो वो लो वाले जो पानी के मॉलिक्यूल होंगे वो हायर की तरफ मूवमेंट करेंगे, जिसकी वजह से स्लाइस ऑफ कुकुम्बर, ऑनियन या टोमेटो, उन सब के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बाहर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल मूवमेंट करेंगे। वाटर ऊजेज आउट, यहाँ लिखा है। इस तरह से इनके ऊपर अगर नमक डालते हो आप, तो कुकुम्बर के ऊपर नमक डालने से क्या होगा, वाटर जो है उसकी सेल से बाहर आ जाएगा। इस तरह से ये क्या हो गया, एक्सोस्मोसिस। ये एंडो का एग्जाम्पल हो गया, ये एक्सो का हो गया। एक्टिविटी 5.4 देखते हैं अपन, डेमोस्ट्रेट एंडो और एक्सोस्मोसिस। अगर आपको और इसको डिटेल में समझना है तो और एक एक्टिविटी दे रखी है मैंने, ये मेरे पढ़ने से अच्छा है आपको शॉर्ट में बता दूं मैं, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी ये चीज़ समझा चुकी हूँ कि ड्राई रेजिन ले लो, इंटेक्स स्टॉक ले लो, एप्रीकॉट ले लो, या तो रेजिन लो, रेजिन किशमिश ले लो, नहीं तो फिर आप एप्रीकॉट ले लो। शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन ले लो, यानी ऑप्शन दे रहा है कि या तो रेजिन लो या ये लो, या तो सॉल्ट सॉल्यूशन लो, नहीं तो फिर शुगर। वाटर लेना ही है, पेट्री डिश लेनी है। अब क्या करना है, पुट ड्राई रेजिन इन एप्रीकॉट इन अ पेट्री डिश। हम ड्राई रेजिन की बात करते हैं तो किशमिश को हमने किस में रख दिया, पेट्री डिश में रख दिया, उसके अंदर क्या भरा, सिंपल वाटर भरा, लीव देम फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दिया। रेजिन्स और एप्रीकॉट स्वेल अप ड्यू टू एंडोस्मोसिस। कुछ टाइम के बाद आपको पता चलेगा कि जो हमारे ड्राई रेजिन थे वो क्या हो गए, स्वेलो हो गए। यहाँ पे जैसे दे रखा है, ये कुछ रखे अंदर रखने के बाद इनमें पानी भर गया और ये जो थे वो कैसे हो गए, स्वॉलन हो गए। दिख रहे हैं ना आपको, ये पहले किशमिश की तरह थे रेजिन्स, बाद में फूल गए तो ऐसा लगेगा जैसे अंगूर का साइज ले लिया इन्होंने, ग्रेप्स का। सम स्वॉलन रेजिन्स आर प्लेस्ड इन कंसंट्रेटेड शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन एंड लेफ्ट फॉर सम टाइम। दूसरे वाले जो थे रेजिन, कुछ रेजिन्स को हमने किस में रखा, कंसंट्रेटेड शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन में, और फिर कुछ टाइम के लिए रख दिया उसको। मतलब इसको तो वाटर में रखा, इसको किस में रखा, सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा। कुछ रेजिन को हमने वाटर में रखा, कुछ रेजिन को हमने सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा। अब क्या होगा,
After 15 to 30 minutes, the resins shrink to their normal form. It is due to exosmosis. आपको समझ में आ रहा होगा, वाटर में रखा तो क्या हुआ, इसकी कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा थी, यहाँ कम थी, तो वाटर मॉलिक्यूल अंदर आ गए लोअर टू हायर की तरफ, तो ये क्या हो गया, एंडोस्मोसिस होगा, पानी अंदर चला गया, एंडो। अब इसको तो हमने पानी में रखा ही नहीं है, इसको हमने सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन में रखा है, इसका कंसंट्रेशन उल्टा हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा कि अंदर वाला पानी जो होगा वो वापस बाहर निकलने लग जाएगा। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो अंदर वाला पानी था वो बाहर निकल गया, सेल जो होगी वो श्रिंक हो जाएगी, इस तरह से एक्सोस्मोसिस होगा। ठीक है, बहुत इजीली समझ आ रहा है ये, मैंने आपको उससे पहले भी समझा दिया है। अब लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस। अगर ऑस्मोसिस होता है सेल में तो क्या सिग्निफिकेंस या ऑस्मोसिस का सेल में होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट रोल है। एब्जॉर्प्शन, फर्स्ट osmosis help in absorption of water and dissolve mineral from the soil by the root hair. Unicellular freshwater organism get water by osmosis. आपको पता है प्लांट्स अपने अंदर वाटर लेते हैं, पता है, हम सब अच्छे से जानते हैं। प्लांट अपने अंदर वाटर सॉइल से लेते हैं, ये भी पता है। कौन से ऑर्गन से लेते हैं, तो रूट से लेते हैं, लेकिन रूट्स बहुत बड़ी होती है साइज़ में, और सॉइल में से जो वाटर होता है वो बहुत डिज़ोल्विंग होता है, मतलब उसको खींचना, जैसे ऐसा तो है नहीं कि किसी प्लांट में मोटर लगी हुई है जिससे वो पानी को क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट खींच रहे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसलिए रूट में एक वर्ड आया है यहाँ पे, रूट हेयर्स। कहाँ गया, ये रहा, जैसे लिखा है मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल बाय रूट हेयर, मतलब रूट्स के बाहर और ज़्यादा पतली पतली रूट्स होती है। आपने देखा होगा किसी रूट को आप ज़मीन से निकालते हो, अपरूट करते हो किसी प्लांट को, तो अपरूट करने के बाद आप देखना रूट के बाहर वाइट कलर के थ्रेड्स होते हैं, धागे जैसी संरचना, वो जो होते हैं जिनको हमें ऐसा लगता है कि हम उसको टच भी करेंगे तो वो हट जाएगा, सेपरेट हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा, वो चीज़ होती है रूट के ऊपर, जिनको बोलते हैं रूट हेयर्स। तो वो रूट हेयर्स बहुत ही स्मॉल होते हैं, एक सेल से बने होते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर रूट। वो जो सेल्स होती है वो क्या करती है, बाहर वाले वाटर को सॉइल से खींचकर सबसे पहले रूट हेयर्स खींचती है, रूट हेयर से मेन रूट में वो पानी आ जाता है और फिर ऊपर पानी चढ़ जाता है। तो वो जो प्रोसेस हो रही है वहाँ पर पानी को अंदर खींचने की, वो किसकी वजह से हो रही है, ऑस्मोसिस, जिसमें हम बोलते हैं उसको एब्जॉर्प्शन। ऑस्मोसिस से रिलेटिव वर्ड कौन सा है, एब्जॉर्प्शन, यानी वही पानी को अवशोषित करना या पानी को खींचना। नेक्स्ट है टर्जिडिटी। मैं यहाँ से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी, ये अच्छा टॉपिक है, इसको और अच्छे से समझेंगे। यहाँ तक के आप नोट्स बना देना, इसको छोड़ देना, इससे बेटर है आप इसका डायग्राम बना देना और इसको पूरा ये यहाँ से डिटेल में आप लिख देना, ये नोट्स बन जाएंगे आपके। आगे टर्जिडिटी को मैं कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम जियोग्राफी का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसके 6 पॉइंट्स थे, जिसके अंदर 2 पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे, हिमालय के बारे में पढ़ लिया था और नॉर्थन प्लेन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। कल जो हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था पेनिनसुलर प्लेट्यू, उसमें मैंने इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो इसमें दे रखा है गोंडवाना लैंड, उसके बारे में मैंने बताया था। पहले जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था उसमें 2 ही पार्ट थे, स्थल मंडल और जल मंडल। तो जल मंडल में जो पार्ट था पेंजिया और पेंथालासा, उसमें से पेंजिया का क्या हो गया था, अलग अलग टुकड़े हो गए थे, ब्रेकिंग, टूट गए थे। अब वो टूटे किसके, किसी की दबाव के कारण से या फिर नेचुरल ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई थी, उसकी वजह से उसके 2 पार्ट हो गए थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो हमारे जो पेनिनसुलर प्लेट्यू की उत्पत्ति हुई है वो कौन से लैंड से हुई है, गोंडवाना लैंड से हुई थी। ये हमने कल देख लिया था। अब इस पेनिनसुलर प्लेट्यू के भी वापस क्या कर रखे, पार्ट्स कर रखे। तो इसके अंदर जो आता है आपके सेंट्रल हाईलैंड आता है और एक आता है दक्कन का पठार। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन सी नदियों के पास में है, कैसी उनकी पोजीशन है, किस किस से वो बने हुए हैं और कहाँ पर उनकी वो ईस्ट में है, वेस्ट में है, कहाँ पर उनकी डायरेक्शन है, ये देखेंगे हम। द सेंट्रल हाईलैंड, द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू स्ट्रेचिंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर इंक्लूडिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड। अंडरलाइन कर देना आप लोग, सेंट्रल हाईलैंड के बारे में कहाँ तक बताया गया, द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू स्ट्रेचिंग टू द नॉर्थ, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, यानी कि नर्मदा रिवर के नॉर्थ में, इंक्लूडिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू, उसके साथ और कौन इंक्लूड है, मालवा प्लेट्यू। मालवा का भी क्या, प्लेट्यू का मीन्स होता है पठार। तो यहाँ पर हम जो भी पढ़ेंगे इस पॉइंट के अंदर सभी पठारों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सेंट्रल हाईलैंड जो दे रखा है, पेनिनसुलर प्लेट्यू स्ट्रेचिंग नॉर्थ में है और किसके, नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है, और इसके अंदर किसका पार्ट इंक्लूड है, मालवा प्लेट्यू का, इज नोन एज, जिसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रल हाईलैंड कहेंगे।
द विंध्यास रेंज इज सराउंडेड बाय द सतपुरा रेंज ऑन द साउथ एंड द अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट। देखो क्या दे रखा है, द विंध्या रेंज इज सराउंडेड बाय सतपुरा रेंज। सतपुरा पहाड़ियों का नाम है, रेंज एक श्रृंखला होती है, सतपुरा और विंध्या ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, विंध्याचल की पहाड़ियाँ और सतपुरा रेंज ऑन द साउथ एंड अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट। अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, राजस्थान में, लेकिन उसका कुछ पार्ट भारत में भी है। इसकी जो टोटल लंबाई कही जाती है अरावली की 692 किलोमीटर, लेकिन उसमें से ऑलमोस्ट पार्ट जो है वो किसके अंदर है, राजस्थान के अंदर है। उसमें भी सबसे ज़्यादा अगर आपको कहा जाए कि कहाँ पर है तो वो उदयपुर के अंदर कहते हैं। अरावली की जो पहाड़ियों का जो क्षेत्र है उसको हम कहाँ पर मानते हैं, उदयपुर। अगर आप लोग, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एक अच्छा क्वेश्चन बताऊँ, राष्ट्रपति जो भवन बना हुआ है वो कौन सी पहाड़ियों के पीछे बना हुआ है, तो वो रायसीन पहाड़ियाँ जो किससे बिलोंग करती है, अरावली की पहाड़ियों से। और अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ से जाती है, अपने राजस्थान में उदयपुर सिरोही से जाती है। मेन पार्ट वहीं पर आता है और सबसे ज़्यादा जो पार्ट आता है वो उदयपुर के अंदर ही आता है और सबसे कम पार्ट जो हम देखते हैं वो अजमेर के अंदर होता है। तो ये अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में है, लेकिन कुछ पार्ट इसका भारत में भी है। तो भारत में कौन कौन से के अंदर आएगा, पंजाब और दिल्ली के अंदर। दिल्ली में अपना राष्ट्रपति भवन बना हुआ है तो वहां पर ये बिलोंग करती है। तो दे रखा है द अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट। कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्ट। द फर्दर एक्सटेंशन टूवर्ड्स द वेस्ट ग्रेजुअली मर्ज विद द सैंडी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। देखो क्या दे रखा है यहाँ पर, द फर्दर एक्सटेंशन टूवर्ड द वेस्ट ग्रेजुअली मर्ज, ये मर्ज हो जाती है कहाँ पर, विद द सैंडी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। डेजर्ट एरिया कहाँ पर है, राजस्थान में, और उसके अलावा गुजरात में। तो ये कहाँ पर मर्ज होती है, फिर राजस्थान के कुछ जो डेजर्ट का जो पार्ट है उसके अंदर फिर उसका कुछ पार्ट मर्ज हो जाता है। मैंने आपको मैप बताया था तो मैंने उसमें आपको ये बताया था कि अगर आप पर्टिकुलर स्टेट को लेकर बताते हो कि इसका पार्ट इसी के अंदर है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर स्टेट के बारे में कहेंगे कि इसका कुछ पार्ट प्लेट्यू के अंदर भी आता है, कुछ प्लेन्स के अंदर भी आता है, कुछ हिमालय के अंदर भी आता है, यानी कि जहाँ जिसकी बाउंड्री टच करती है वो पार्ट उसके अंदर इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर भी इसमें इंक्लूड हो रहा है डेजर्ट पार्ट। द रिवर्स विच मेनली ड्रेन द रीजन आर द चंबल। अब इसके यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ इस क्षेत्र से बहती है, तो द चंबल, काली सिंध, बेतवा एंड केन फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। कैसे बहती है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। आप अंडरलाइन कर देना इसको, कौन कौन सी नदियाँ बहती है, पीछे क्वेश्चन आएगा आपके। इसकी सहायक नदियाँ कह सकते हैं चंबल, काली सिंध, बेतवा और केन। Thus indicating the slope, the central highland are border in the west while these are narrow in the east। देखो क्या दे रखा है, the central highland जो बना हुआ है are border in west, broader in the west। west में वो क्या है, broader है, उसको चौड़ा कह सकते हैं। while these are narrow in the east, और ईस्ट में आते आते उसकी जो चौड़ाई है वो क्या हो जाती है, नेरो यानी कि सकड़ी हो जाती है, यानी कि पूरा एक जैसा नहीं बना हुआ है। ये मैंने आपको कल भी बताया था, जो माउंटेन्स पढ़ते हैं अपन, प्लेट्यूज पढ़ते हैं, इनका जो शेप होता है वो पूरा एक जैसा नहीं चलता है, अप डाउन होता रहता है। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड इज लोकली नोन एज द बघेलखंड एंड बुंदेलखंड एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू विच इज ड्रेन्ड बाय रिवर दामोदर। देखो क्या दे रखा, ईस्टवर्ड, ईस्ट की तरफ इसका जो विस्तार होता है वहां पर सेंट्रल हाईलैंड को लोकली, यानी कि वहां की लोकल लैंग्वेज में इसको क्या कहा जाता है, बघेलखंड और बुंदेलखंड। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, बघेलखंड और बुंदेलखंड एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर भी एक पठार का नाम है, छोटा नागपुर प्लेट्यू विच इज ड्रेन्ड बाय द रिवर। जो किस रिवर से ड्रेन होता है, दामोदर रिवर, यानी कि उसके पास की जो नदी है वो कौन सी रिवर है, दामोदर है। अब ये फर्स्ट अपन ने किसके बारे में पढ़ा था, सेंट्रल हाईलैंड के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट इसी का पार्ट आता है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, द डेक्कन प्लेट्यू, जिसको हम दक्कन का पठार कहते हैं। इट इज ट्राइंगुलर लैंड मासेज विच लाइज इन द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। देखो इसका शेप क्या दे रखा है, ट्राइंगुलर दे रखा है। विच लाइज, ये कहाँ पर स्थित है, साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। ये भी कहाँ पर है, रिवर नर्मदा के साउथ में। द सतपुरा रेंज, अब ऊपर भी इसका नाम आया था सतपुरा, विंध्याचल, यहाँ पर भी उसी के नाम है। द सतपुरा रेंज फॉर्म्स इज ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ। अब यहाँ पर ये नॉर्थ में क्या है, ब्रॉड है। while its eastern extension is formed by the महादेव, the कैमूर हिल्स एंड द मकलाई रेंज। अब यहाँ पर ये अलग अलग श्रेणियों के नाम है, रेंज का मतलब अलग अलग जो श्रेणियां होती है उनके नाम दे रखे, अंडरलाइन करना, महादेव, कैमूर हिल्स एंड मकलाई रेंज। द डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट। अब देखो क्या दे रखा है, डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट एंड गोज डाउन जेंटली टूवर्ड द ईस्ट। वेस्ट में तो क्या है, ये हायर है
एंड गोज डाउन, और धीरे धीरे डाउन कब हो जाता है, टूवर्ड्स द ईस्ट। एंड एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू ऑल्सो अपेयर इन द नॉर्थ ईस्ट विच इज लोकली नोन एज द मेघालय। देखो वहां पर उसको डेक्कन प्लेट्यू को लोकली में क्या कहा जाता था, बघेलखंड और बुंदेलखंड, और यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, लोकली नोन एज मेघालय। नाम सुना है आपने, मेघालय, कार्बी, एंगुलंग प्लेट्यू एंड नॉर्थ केचर हिल्स, ये इसके सारे क्या है, लोकली कह सकते हैं, लोकली इसको कहा जाता है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू बाय अ फॉल्ट। देखो क्या दे रखा है, ये भी पहले किसका पार्ट था, यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये भी पहले छोटा नागपुर प्लेट्यू का पार्ट था, लेकिन कुछ फॉल्ट आने की वजह से ये उससे क्या हो गया है, अलग हो गया है। 3 eminent hill range stretch from the west to east, namely the गारो, द खासी एंड जयंतिया हिल्स। अंडरलाइन कर देना आप इसको, क्या दे रखा है, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया। लास्ट हमने जो पढ़ा था नॉर्थन प्लेन्स के अंदर मिजो, उसमें मैंने बताया था कि उस पहाड़ी पर उसके नाम की जनजातियाँ रहती है, वहाँ पर इतनी नहीं रहती है, वो शायद मिजो नाम से ही है उसमें, लेकिन यहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया जो पहाड़ियाँ है, यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, यहाँ पर इन्हीं के नाम की जनजातियाँ इन पहाड़ियों पर निवास करती हैं। The western and eastern edge of the Deccan Plateau are marked by the Western Ghat and the Eastern Ghat। अब इनका ये ऐसे ही नाम दे रखा है, वेस्टर्न को वेस्टर्न घाट बता रखा है और ईस्टर्न को ईस्टर्न घाट बता रखा है। वेस्टर्न घाट लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, ये किसके समानांतर है, वेस्टर्न कोस्ट के। दिस आर कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस्ड ओनली थ्रू पासेस, और इनको कंटिन्यूस कैन बी क्रॉस्ड, इसको क्रॉस्ड कैसे कर सकते हैं, जो पासेस होते हैं उसके थ्रू। इसके आगे जो नेक्स्ट अपने को दे रखा है, द ईस्टर्न घाट एंड लोअर देन द वेस्टर्न घाट। देखो क्या दे रखा है, ईस्टर्न घाट आर लोअर देन वेस्टर्न घाट। द एवरेज एलिवेशन ऑफ द वेस्टर्न घाट इज 900 to 1600 मीटर एज कम्पेयर टू 600 मीटर ऑफ द ईस्टर्न घाट। आपको पता चल गया छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है, ईस्टर्न घाट, और क्योंकि उनकी क्या दे रखी है, मीटर्स में अपने को एवरेज हाइट बता रखी है। द ईस्टर्न घाट स्प्रेड फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरी ऑफ द साउथ। क्या दे रखा है, ईस्टर्न घाट कहाँ तक फैला हुआ है, महानदी वैली इन द नीलगिरी ऑफ साउथ तक फैला हुआ है। दे आर discontinuous and irregular and are discussed by river draining into the Bay of Bengal। उनकी पोजीशन बता रखी है अपने को, कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, और डिसेक्टेड बाय रिवर ड्रेनेज इनटू बे ऑफ बंगाल। इनकी जो नदियाँ होती है वो कहाँ पर जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। ओरिग्राफिक रेनफॉल इज कोस्ट इन द वेस्टर्न घाट विच फेस द रेन बेरिंग मोस्ट वाइन राइजिंग अलोंग द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द घाट। देखो क्या दे रखा है, ओरिग्राफिक रेनफॉल इज कोस्ट, उसके कारण से कौन सी बारिश होती है, ओरिग्राफिक रेनफॉल घाट्स विच फेस द रेन बेरिंग मोस्ट वाइन, और वहाँ की जो हवा होती है वो क्या होती है, मॉइस्ट। मॉइस्ट का मतलब कह सकते हैं नमी वाली होती है। अलोंग द वेस्टर्न स्लोप द वेस्टर्न घाट आर लोकली नोन एज डिफरेंट नेम। वेस्टर्न घाट को लोकल लैंग्वेज में अलग अलग नाम से जाना जाता है। द वेस्टर्न घाट एल्टीट्यूड इंक्रीज नॉर्थ टू साउथ, द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस घाट इंक्लूड द अनामुडी। ये आपको लर्न करना है, क्योंकि जब हमने हिमालय के बारे में पढ़ा था तो हिमालय की सारी पिक्स के बारे में हमने पढ़ा था कि उनके हाईएस्ट पिक कौन कौन सी। सबसे फर्स्ट अपन ने माउंट एवरेस्ट के बारे में पढ़ा था, 8848 है। उसी प्रकार से इसकी हाईएस्ट पिक इस घाट की कौन सी दे रखी है, अनाईमुड़ी 2695 मीटर, एंड दो बेटा 2637 मीटर, महेंद्रगिरी 1501 मीटर इन द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। आपको लर्न करना है, अगर आप लोगों से पूछा जाए ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन कौन सी है, तो सबसे फर्स्ट क्या आएगा, अनाईमुड़ी, उसके बाद आएगा दो बेटा, और उसके बाद आएगा महेंद्रगिरी। टूवर्ड्स इस साउथ ईस्ट द शेवरी हिल्स एंड द जावेदी हिल्स आर लोकेटेड। उसके अलावा यहाँ पर इस प्रकार की पहाड़ियाँ शेवराई हिल्स और जावेदी हिल्स की नाम की पहाड़ियाँ भी यहाँ पर स्थित है। One of the specific feature of the peninsular plateau is black soil are known as the Deccan Trap. 8 rocks are igneous because it's a volcanic origin। देखो क्या दे रखा है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है इसकी, कि वो पहले तो हमको जो बता दिया कहाँ पर स्थित है, कौन सी नदियों से बिलोंग करता है, उनको उनकी लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, वो सब हमने पढ़ लिया। इसका मेन जो फीचर्स दे रखा है, आप इन दोनों लाइन को अंडरलाइन करना, और आप नोट्स बनाते हो तो उसमें मेंशन करना है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी विशेषता पाई जाती है वो क्या पाई जाती है, यहाँ की ब्लैक सोइल।
जिसको वहाँ पर किस नाम से जानते हैं, डेक्कन ट्रैप्स के नाम से जानते हैं। ये अब इससे ब्लैक सोइल कैसे बनी, इट्स रॉक्स आर, क्योंकि इसकी जो चट्टाने हैं वो किससे बनी हुई, इग्नोइस जो चट्टाने, इग्नोइस टाइप की जो रॉक्स होती है, हमने 3 टाइप की रॉक्स पढ़ा था, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री और इग्नोइस। तो ये जो बना हुआ वो किससे बना हुआ, इग्नोइस रॉक से बना हुआ, बिकॉज ऑफ इट्स वॉल्केनिक ओरिजिन। हम लोगों ने पढ़ा था जब कभी ये वॉल्केनोज बहुत कह सकते हैं, जब उसमें बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, जब वॉल्केनो फूटते हैं और उनके जब ठंडे होने के बाद जो चट्टाने बनती है, जिनको बनने में सालों लग जाते हैं, कोई 1 या 2 दिन की प्रोसेसिंग नहीं होती है, सालों लग जाती है, उन वॉल्केनिक के ओरिजिन से जो इग्नोइस चट्टाने बनी है उससे हम कह सकते हैं कि ब्लैक सोइल बनती है। और ब्लैक सोइल इसकी सबसे बड़ी विशेषता पेनिनसुलर प्लेट्यू की, अगर आप लोगों से पूछा जाए इसका मेन फीचर्स क्या आएगा, तो वो क्या आएगा, ब्लैक सोइल आएगा। यहाँ पर अपने जो 3rd पॉइंट दे रखा है पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये फिनिश हो जाता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।